गर्मी में हरे भरे खेत में बहू की ठंडी रसोई। देखा, हमारा यहाँ पर आने का कितना फायदा हुआ है। हालांकि हम दोनों अकेले हैं, लेकिन हमारे हरे भरे खेत में हमारी ठंडी रसोई में खाना खाने में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर बाकी सब भी होते तो अच्छा होता। कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। नेहा और रोहन अपने हरे भरे खेत में बनी ठंडी रसोई में बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्हें बाकी सबको छोड़कर आना पड़ा। जानने के लिए चलिए समय की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। नेहा की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। वो आराम से रसोई में खाना बना रही थी। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी है। देखते हैं सभी को मेरे हाथ का बैंगन का भरता और घिया के कोफ्ते कैसे लगते हैं। नेहा सबके लिए खाना बनाती है और उसके बाद सबको खाना परोसती है। सब खाना खाने बैठते हैं। ओहो, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है बेटा। हाँ बिल्कुल, घिया के कोफ्ते भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ ये पुदीने की चटनी है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। हाँ, लेकिन सब्जी में इतना ज्यादा तेल डाला है। अगर सब्जी में थोड़ा तेल कम होता तो भी सब्जी और अच्छी बनती। नहीं तो, अरे भगवान, मुझे तो इतना ज्यादा तेल नहीं लग रहा है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आपको क्या पता कि सब्जी में कितना तेल डाला है कितना नहीं। तुम मुझे बंदर कह रही हो? मैंने तो आपको नहीं कहा, मैंने तो बस कहावत कही है। अरे देखा जाए तो कहावत तुमने उल्टी बोल दी। कहावत तो तुम पर लग रही है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी यही कि अच्छा खाना होने पर भी तुम कमी निकाल रही हो। शांति अपनी ही कहावत में फंस जाती है और सब हंसते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शांति भी अपनी बेटी से बात करने लगती है। तो बता बेटा, वहाँ सब कैसा है? यहाँ भी सब बढ़िया है। अच्छा बताओ, भाभी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, अभी तो उसने बर्तन साफ किए थे। उसके बाद वो थोड़ी देर आराम से अपने कमरे में एसी में लेटी होगी। अरे मम्मी, कितनी बार मैंने आपको समझाया कि भाभी पर थोड़ा नजर रखा करो। अभी भाभी नहीं आई है और अभी से ही इतनी छूट दे दोगी तो आगे जाकर क्या होगा। इस समय भाभी चाहती तो आपके पास थोड़ी देर आकर बैठ सकती थी ना, लेकिन नहीं। इसका मतलब भाभी जानबूझकर आपसे कट रही हैं। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बेटा। वही तो कह रही हूँ मम्मी। आज भाभी ने क्या बनाया था? उसने बैंगन का भरता और घिया के कोफ्ते बनाए थे। आपने तेल के बारे में भाभी को डांटा या नहीं कि सब्जी में इतना ज्यादा तेल नहीं डालना चाहिए? जब मैं पहली रसोई पर आई थी तब देखा था मैंने, भाभी ने कितना भर भर के तेल डाला था। हाँ बेटा, इस बात की तू चिंता बिल्कुल मत कर। मैंने तो उसकी बिल्कुल अच्छे से क्लास ली है। मैंने उसे कहा था कि जो भी बनाना है बना ले, लेकिन तेल कम डालना है। अरे मम्मी, फिर से कर दी ना एक और गड़बड़। आपको अभी से भाभी के हिसाब से थोड़ी चलने देना है। अरे भाभी पर अपना टोरा जमा कर रखो। भाभी अपनी मर्जी से कैसे कुछ भी काम कर रही है। आपकी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए ना सब कुछ। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह सीमा अक्सर शांति को भड़काती रहती थी और वही सब चीजों की वजह से शांति अक्सर नेहा को डांट दिया करती थी। जैसे शाम को जब नेहा रसोई में खाना बनाने जाती है तो शांति गुस्से में पीछे पीछे जाती है। क्या कर रही है? अभी रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ मम्मी जी। हाँ ठीक है, लेकिन क्या तूने मुझसे एक बार भी पूछा कि रात को खाने में क्या बनाना है? अभी तो तू घर की नई बहू है और अभी से सारे काम खुद की मर्जी से कर रही है। नहीं मम्मी जी, अभी 2 दिन पहले जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। इस बात पर शांति अब अपनी बात को ही घुमाने लगती है। अच्छा, वो तो बस ऐसे ही बोल दिया था मैंने, लेकिन आगे से मुझसे पूछकर ही कुछ करना है, ठीक है ना? मैं तो बस तुझे देख रही थी कि उस बात पर तेरी प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन तूने तो मुझसे कुछ भी पूछना ही बंद कर दिया। अब ऐसे थोड़ी होता है, ये तो चीटिंग है ना। अभी आम की चटनी बना लेना, साथ में दाल चावल। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और उसके बाद नेहा सबके लिए खाना बनाती है। नेहा ने सबके लिए दाल चावल और साथ में कच्चे आम की चटनी भी बनाई थी। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। बहू, रात का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अरे अब इसमें तो तुम्हें नहीं लग रहा ना भाग्यवान कि बहू ने तेल ज्यादा डाल दिया, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, बस दाल में थोड़ा ज्यादा है। मतलब तुम्हें कमी निकालनी है। मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी। रात को सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते। रोहन और नेहा दोनों मूवी देख रहे थे। अच्छा तुम कहो तो क्या हम दोनों कहीं घूमने चलें? कहीं वाटर पार्क या फिर कहीं भी? नहीं, मुझे वाटर पार्क नहीं जाना। तो ठीक है, तुम्हारा कहाँ जाने का मन है? हम दोनों कहीं और घूमने चलेंगे, पर मेरा अभी वाटर पार्क जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उसके अलावा आप जहाँ चाहें हम वहाँ चल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम दोनों चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ शांति गुस्से में रमेश से कहती है,
आपको ज्यादा अच्छा लगता है ना, आप दूसरों के सामने मेरी कमी निकालते हैं जब भी मैं बहू को टोकती हूँ तो। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम बेवजह बहू को टोक रही हो। बहू की कोई गलती भी नहीं है, उसके बावजूद तुम उसे बोलती रहती हो। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो बेवजह उसे सींग मारूंगी। देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें लगता भी है कि बहू की गलती है तो तुम्हें उसे समझा देना चाहिए। इस तरह हमेशा डांटना नहीं चाहिए, या फिर हमें बहू को थोड़ा समय देना चाहिए। वो इस घर में अभी नई है, कम से कम हमें उसे थोड़ा तो समझना चाहिए। क्या सही है और क्या गलत मैं अपने आप देख लूंगी। इस तरह शांति गुस्सा होकर मुंह बनाकर लेट जाती है। अगले दिन रमेश और रोहन दोनों अपने खेत पर जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि इस बार फिर से हमारे खेत पर कुछ भी नहीं उगा है। सच में पापा, सब ठीक ही कहते हैं, हमारी जमीन तो सच में बंजर है और इसका कुछ नहीं हो सकता। इस बार फिर से हमने लेबर को लगाकर यहाँ पर खेती करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही 2-4 घास उगी है। मुझे लगता है कि इस बार हमें खेत को खाली छोड़ देना चाहिए और इस पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह दोनों निराश हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ शांति कुछ पड़ोसन के पास जाती है और सब अपने लहराते हुए खेतों के बारे में बात कर रहे थे। और ये इस बार हमारी फसल तो बहुत अच्छी उगी है, चलो तुम्हें भी बधाई हो, और हमारा भी खेत काफी अच्छे से लहरा रहा है। और शांति, तुम बताओ, क्या इस बार तुम्हारे खेत में फिर से फसल उगने की संभावना हुई है? इस बार भी कुछ नहीं हुआ। हमने स्पेशल मजदूर लगाकर खेत को ठीक करने की कोशिश की और सबने बड़ी मेहनत से उस पर फसल उगाने की मेहनत की, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हो सका। फिर से हमारे खेत खाली के खाली रह गए। कोई बात नहीं शांति, इस तरह परेशान नहीं होते। वो तो अच्छा है कि तेरे दोनों बेटे अच्छी नौकरी करते, तो कम से कम तुम्हारा उसमें तो गुजारा हो ही जाता है। शुक्र है भगवान की इतनी कृपा तो है, वरना तो सिर्फ खेतों में होता फिर तुम्हें बहुत घाटा हो जाता। सच कहा तुमने, कम से कम भगवान की इतनी कृपा है, वही बहुत बड़ी बात है। तभी वहां पर सविता खुश होते हुए आती है। अरे सबको बधाई हो, सबके खेतों की फसल अच्छी हुई है। और क्या बात है शांति, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? अच्छा हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे खेत में तो मुश्किल से 2-4 घास उगी है बस। अब ऐसी मूर्खता वाली हरकतें करोगी तो ऐसा ही तो होगा। भला बंजर जमीन में खेती करने के बारे में कौन सोचता है? दीदी, आप तो इन सब चीजों के बारे में ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितनी चालाकी से आपने हमारा खेत छीना है ना, उसके बाद तो आपके मुंह से ऐसी बातें निकलना शोभा नहीं देता। लो जी, अब इनके खेती नहीं हो रही है तो इसीलिए दूसरों पर इल्जाम लगा रही हैं। ऐसा ही होता है, कलयुग है भाई, बिल्कुल। इतना कहकर सविता वहां से चली जाती है और शांति का भी मूड खराब हो जाता है और शांति गुस्से में घर वापस आती है। आज घर में सब बहुत परेशान थे, इसी वजह से रात को नेहा रोहन से पूछती है, क्या बात है, आज घर में सब इतने परेशान क्यों हैं? दरअसल हमारे पास काफी बड़ी जमीन है, लेकिन वो एकदम बंजर है। उसकी उपजाऊता खत्म हो गई थी। हम 2 साल से उस पर खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। दरअसल हमारे ताऊ जी ने जो मेन खेत की जमीन है वो हमसे ले ली और अपनी जो बाहर खेत वाली जमीन है उसे हमें ट्रांसफर कर दिया, तो इसलिए बस सबका मूड खराब है। अच्छा ऐसी बात है, तो क्या हुआ अगर जमीन बंजर है तो? भले ही मिट्टी बंजर हो, लेकिन हमें बस उसका पता लगाना है कि वो किस कारण से बंजर हुई है। जैसे अगर मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी हो, या उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया हो, या फिर वो मिट्टी बहुत ज्यादा रेतीली हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उस मिट्टी में बहुत ज्यादा पत्थर हो, जिसकी वजह से फसल की जड़ें अंदर तक नहीं जाती हैं और इसीलिए वो फसल नहीं उग पाती। अगर हमें पहले कारण पता चल जाए तो उसके बाद हम उसका इलाज कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बहुत नॉलेज है। हाँ है, इसीलिए तो हमें इस नॉलेज का फायदा उठाना चाहिए। क्या कल हम दोनों मिलकर खेत पर चले? वहाँ जाकर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी पत्नी साहिबा का ऑर्डर है फिर तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन कल नहीं चल सकते, 2 दिन बाद जाएंगे। कल और परसों तो मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। ठीक है पति देव जी, फिलहाल सो जाते हैं और आप इतनी चिंता मत कीजिए। देखना, भगवान की कृपा रही तो हमारी बंजर जमीन भी अच्छी हरी भरी हो जाएगी। उसके बाद दोनों सो जाते हैं और अगले दिन नेहा सुबह सारा काम खत्म करके अपनी पड़ोसन के साथ बाजार जाती है। उस समय सीमा का फोन शांति के पास आया हुआ था। हाँ मम्मी, आपने फिर से भाभी को बाजार क्यों भेज दिया? अरे आपको पता नहीं कि वो पड़ोसन भाभी कितनी चालाक है? अगर हमारी भाभी को कुछ पट्टी पढ़ा देंगी तो क्या होगा? सही कहा तूने, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। आने दे, आज तो इसकी खटिया खड़ी करूंगी मैं। सीमा अपनी मम्मी से बात करके कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पर सीमा की सास, जिसने पीछे से ये सब सुन लिया था, वो सीमा के पास आकर कहती है, अरे बेटा, हमारी रिया बेटी से ना जाने कितने दिनों में बात होती है,
शादी होने के बाद तो बेटी सच में ससुराल वालों की हो जाती है। वो तो हमें न समय दे पाती है और न ही फोन पर बात कर पाती है। तो मम्मी जी बात तो करनी ही चाहिए, आखिर मायका मायका ही होता है। भले ही शादी हो जाए लेकिन मायके में तो बेटी का टोरा हमेशा होना ही चाहिए ना। हाँ बेटा, लेकिन शादी के बाद ससुराल ही तो अपना घर हो जाता है, हमें वहाँ पर ज्यादा ध्यान करना चाहिए। मम्मी जी ससुराल के साथ मायके में भी पूरा ध्यान होना चाहिए, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं। ऐसे तो मामला गड़बड़ हो सकता है ना। सुनीता तो इनडायरेक्टली सीमा को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीमा ने तो सुनीता को अपनी सोच के अनुसार साफ जवाब दे दिया था। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ आजकल तो हर चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा नेहा, अब देखो तो हमने कितनी महंगी सब्जी खरीदी है। दोनों बातें करते हुए घर वापस आ रही थी। गर्मी के मारे दोनों का हाल बुरा हो रहा था और पसीने से लथपथ हो रही थी। चलो नींबू पानी पीते हैं, बड़ी गर्मी लग रही है। दोनों एक ठेले के पास जाकर नींबू पानी की शिकंजी पीती हैं और जब नेहा घर वापस आती है तो शांति गुस्से में उसका इंतजार कर रही थी। तू पायल के साथ बाजार क्यों गई थी? आज के बाद किसी के साथ इस तरह बाजार जाने की जरूरत नहीं है, बस बहुत हो गया। आगे से कुछ भी सामान लाना होगा तो मैं लेकर आऊंगी। इस तरह शांति अब नेहा को हर छोटी छोटी बात पर टोकना शुरू कर देती है। अब रात को जब नेहा खाना बना रही थी तो सिलेंडर खत्म हो जाता है। बाहर आकर, मम्मी जी सिलेंडर खत्म हो गया है। अरे ऐसा क्या करती है जो इतनी जल्दी सिलेंडर खत्म हो गया? जरा देख कर काम नहीं करना होता? अरे अब बहू ने कुछ जानबूझकर थोड़े किया है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अभी सिलेंडर का इंतजाम कर लेता हूँ। अरे इतनी रात को कहाँ जाएगा, और अब पहले की तरह आसानी से सिलेंडर नहीं मिलता। एक काम कर बहू, बाहर आंगन में चूल्हा लगाकर खाना बना ले। अब नेहा बाहर आंगन में आती है और वहां पर ईंट का चूल्हा बनाकर रसोई के अंदर से सारा सामान लाती है। फिर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे बहुत गर्मी लग रही थी। पहले ही अंदर वाली रसोई में कितनी ज्यादा गर्मी लग रही थी और अब यहाँ तो और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। काश मेरी भी ठंडी रसोई होती तो ज्यादा अच्छा होता। एकदम भट्टी की तरह तप रहा है सब कुछ। बाहर खाना बनाने में नेहा की हालत खराब हो जाती है और सब अंदर आराम से ठंडक में खाना खाते हैं। उसके बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन नेहा रोहन के साथ खेत पर जाती है और मिट्टी को चेक करती है। देखिए रोहन जी, मिट्टी में बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है और इसके ऊपर व्हाइट परत आ गई है। यानी बस हमें मिट्टी को बहुत ज्यादा पानी और खाद वगैरह देना है, इसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, हमने जो इस पर मजदूर लगाए थे उन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने डायरेक्ट खेत को जोतना शुरू किया और उसी पर खेती शुरू कर दी, लेकिन हमें ऐसा ना करके पहले मिट्टी को तैयार करना है और सबसे पहले इस पर नीम, शीशम और करंज का पेड़ लगाना है। उससे क्या होगा? उनकी जड़ें कड़क मिट्टी को तोड़ती हैं और अंदर तक जैविक पदार्थ बनाती हैं। फिलहाल यही तो परेशानी है कि मिट्टी के अंदर जैविक चीजें कम हैं और मिट्टी बहुत कड़क है, अंदर तक पानी नहीं पहुंच पाता। सच में तुम तो कमाल हो, बिल्कुल बेमिसाल हो। चलिए हम अपनी बंजर जमीन को आज से ही ठीक करना शुरू कर देते हैं। अब नेहा और रोहन गांव में जाते हैं और गाय का गोबर, बहुत सारे सूखे पत्ते, नीम की खली, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट लेकर आते हैं। उन्हें लाने के बाद वो पहले इन सब चीजों को खेत में डाल देते हैं और उसके बाद खेत की मिट्टी में मिक्स करना शुरू कर देते हैं। गांव के कुछ लोग इन दोनों को काम करता देख वो कहते हैं, अरे देखो तो जरा, ये लोग पागल हो गए हैं। अरे जिस मिट्टी में कितने साल से मजदूर लगाने पर भी खेती नहीं हो रही है, उस पर ही दोनों गर्मी में खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है दोनों के दिमाग में गर्मी चढ़ गई, इसीलिए पागल हो गए। चलो चलते हैं। इस तरह गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। दोनों घर वापस आते हैं तो देखते हैं सीमा कुछ दिन वहां रुकने आई है। प्रणाम दीदी। हाँ भाभी प्रणाम, कहाँ थे आप लोग? कुछ नहीं दीदी, बस हम तो जरा खेत तक घूमने गए थे, देख रहे थे कि कैसी बंजर मिट्टी है। नेहा को खेती बाड़ी के बारे में बहुत नॉलेज है। दीदी मैं आपके लिए आपका फेवरेट मैंगो शेक बना कर लाती हूँ। इतना कहकर रोहन और नेहा वहां से चले जाते हैं और सीमा फिर से अपना वही शांति के कान भरने का काम शुरू करती है। देखा ना मम्मी आपने कैसे रोहन ने भाभी का जवाब दिया। अरे आपकी तो चल ही नहीं रही है घर में, आप क्या कर रही हो यहाँ? कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब सिखा कर जाऊंगी। नेहा सबके लिए मैंगो शेक लेकर आती है। अब जब तक सीमा वहां रुकती है वो नेहा के हर काम में कमी निकाल रही थी। जैसे आज नेहा जब दोपहर में चूल्हे पर खाना बनाती है, सुबह शाम तो फिर भी चूल्हे पर खाना बनाना चलता है, लेकिन इस समय तो और भी बहुत गर्मी लग रही है। नेहा गर्मी में खाना बनाकर परेशान होकर अंदर आती है। मम्मी जी, दोपहर में बाहर बहुत धूप होती है, खाना बनाने में परेशानी होती है, तो आप सिलेंडर मंगवा लीजिए। अरे भाभी, आप मम्मी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? आप कहना क्या चाहती हैं कि मम्मी जानबूझकर आपको परेशान कर रही हैं?
नहीं दीदी, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। मैं सब समझती हूँ, तेरा क्या मतलब था और क्या नहीं। अभी कोई सिलेंडर नहीं आएगा। एक तो तूने समय से पहले खत्म कर दिया है, कीमत पता भी है कितनी आसमान छू रही है। अपने मायके में भी तो चूल्हे पर खाना बनाती थी, यहाँ भी बना लोगी तो क्या हो जाएगा। मम्मी जी, मायके में अलग से बाहर मिट्टी की रसोई थी, उसमें इतनी परेशानी नहीं होती थी खाना बनाने में। देखो तो कैसे जुबान लड़ा रही है। भाभी, आप तो हर चीज का गुनहगार हमें ही बता रही हो, ये तो बहुत गलत बात है आपकी। शांति और सीमा नेहा की हर बात का गलत मतलब निकालते हैं, इसीलिए नेहा आगे कुछ बोलती ही नहीं। दोपहर में नेहा अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब सीमा बहुत सारे कपड़े लेकर आती है। भाभी, जल्दी से सारे कपड़े धो दीजिए। दीदी, अभी मैं सारा काम खत्म करके आई हूँ, मैं थोड़ी देर में शाम को कपड़े धो दूंगी। अभी छत पर भी बहुत धूप है और वॉशिंग मशीन भी ऊपर ही है। आप जानबूझकर मेरे काम को मना कर रही है ना, क्योंकि आपको मैं इस घर में अच्छी नहीं लग रही। तभी वहां पर रोहन आ जाता है। क्या हुआ? रोहन के आते ही सीमा नकली आंसू निकाल कर एक्टिंग करना शुरू करती है। देखो ना रोहन, मैं तो भाभी से कितने प्यार से बात करी थी और उल्टा हुआ वो मुझे भला बुरा कह रही है। उन्होंने कहा कि मेरे आने से घर में फालतू का काम बढ़ गया है और वो मेरा काम नहीं करेंगी। रोहन को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि सीमा इतना बड़ा झूठ बोलेगी, इसीलिए वो बिना सोचे समझे नेहा को डांटना शुरू कर देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी, ये तुम्हारी बहुत गलत बात है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऐसा करके अब तुम इनकार भी कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह सीमा नेहा और रोहन के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी। जबकि नेहा शांति की हर बात मानती थी, उसकी सेवा पानी करती थी, उसके सिर में दर्द होता तो सर में चंपी करती और हाथ पैर भी दबा देती थी, लेकिन फिर भी शांति सीमा की बातों में आकर उसे भला बुरा कहती। वहीं दूसरी तरफ जब रोहन कुछ दिन तक देखता है कि सीमा और शांति हर छोटी छोटी बात पर नेहा को ताने कस रही थी, फिर रोहन नेहा का स्टैंड लेता है तो उसे भी डांट पड़ जाती है। क्या हो गया अगर नेहा ने अपनी मर्जी से कुछ बनाकर खा लिया तो? उसे कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए। अभी से वो यहाँ की मालकिन नहीं बन गई है, मुझे इग्नोर कर रही है वो। अब इन सब झगड़ों से रोहन भी हर रोज परेशान हो गया था। एक दिन जब रोहन और नेहा दोनों खेत पर काम करने जाते हैं, आज हमने सारा खाद मिक्स कर लिया है, अब बस हमें इसमें बहुत सारा पानी डालने के बाद इसे ढकना है ताकि गर्मी से पानी सूख ना जाए, और रात को भी हम खेत में पानी डालकर जाएंगे। जितना ज्यादा पानी डालेंगे उतना ज्यादा बंजर जमीन का नमक और अंदर तक जाएगा और ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, हम पानी डाल देते हैं और बाद में राजू आकर पूरे खेत को अच्छे से पन्नी से कवर कर देगा। उसके बाद पूरे खेत में पानी डालकर दोनों घर वापस आते हैं। वहीं दूसरी तरफ सविता फिर से शांति का मजाक बनाने उसके पास आती है। अरे तू क्यों अपने बहू बेटे पर इतना अत्याचार कर रही है? पहले तो मजदूर लगाते थे और अब अपनी बहू को ही बंजर जमीन में खेती करने के लिए भेज देती है। हाँ शांति, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब तू बहू से इतना काम क्यों करवा रही है? तुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए कम से कम। शांति को इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था और वो घर जाकर आग बबूला होते हुए कहती है, तुम दोनों को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। मैं सब जानती हूँ, तुझे इस बहू ने भड़काया होगा। ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। बस मम्मी, अब बहुत हो गया। आपको पता भी है नेहा हमारे भले के लिए सब कर रही है और आप हमेशा उसे ही दोषी ठहराती रहती हैं। लो जी, बोल रहा है जोरू का गुलाम। अब बस बहुत हो गया। अब मैं यहाँ और नहीं रुकने वाला। जहाँ मेरी पत्नी की जरा भी इज्जत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रुक सकता। अब रोहन नेहा का हाथ पकड़कर कमरे में जाता है और बैग पैक करने लगता है। देखिए, आप गुस्से में हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बस, मैं हमेशा तुम्हारे कहने पर ही चुप रहा, लेकिन अब नहीं। तुम्हें मेरी कसम है, आगे तुम कुछ नहीं बोलोगी। मेरे साथ चलो। इस तरह दोनों घर छोड़कर अपने खेत वाले घर में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारा पूरा खेत तो बंजर है। क्या कर सकते हैं, हमें जानबूझकर ऐसा खेत दिया है। कोई बात नहीं, फिलहाल चलो घर के अंदर चलते हैं। खेत में ही छोटा सा घर बना हुआ था। दोनों उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर काफी धूल मिट्टी थी। यहाँ पर काफी साफ सफाई करनी होगी, लेकिन यहाँ तो रसोई नहीं है। हाँ, क्योंकि इसे घर की तरह नहीं बनाया था। ये तो बस इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और यहाँ पर इसे वेयर हाउस की तरह स्टोरेज रूम बना सकते हैं। कहीं मैंने तुम्हें यहाँ लाकर गलती तो नहीं कर दी? अब मुझे लग रहा है कि शायद वहां से ज्यादा परेशानी यहाँ होगी। नहीं, हमें सबको गलत साबित करना होगा। अब दोनों वहां की साफ सफाई करते हैं और वहीं पर रहते हैं। अब अगले दिन नेहा, यहाँ पर रसोई तो है ही नहीं। घर के अंदर ही बना लेंगे। नहीं, वहाँ कम स्पेस है और फिर यहाँ तो हमें चूल्हा ही लगाना होगा, फिर घर में धुआं धुआं होगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अपनी ठंडी रसोई बनाएंगे। क्या कहा? ठंडी रसोई भी होती है?
हाँ बिल्कुल होती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ ठंडी रसोई कैसी होती है। अब नेहा रोहन के साथ पास वाले जंगल से ढेर सारी मिट्टी और घास लेकर आती है। उसके बाद वो मिट्टी को गीला करके दीवार बनाना शुरू करती है। साथ में वो उसमें घास भी मिक्स कर लेती है। रोहन के भी हाथ मिट्टी से गंदे हो गए थे और वो थोड़ी सी मिट्टी नेहा को लगा देता है। उसके बाद नेहा भी रोहन के मुंह पर मिट्टी लगाती है। इस तरह दोनों काम करते हुए एंजॉय कर रहे थे। आज पूरा दिन काम करने के बाद उन्होंने 2 दीवार तैयार कर ली थी। ये काम तो सच में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, मैं भी आज बहुत थक गई हूँ। आज मैं बाहर से खाना लेकर आ जाता हूँ। दोनों बहुत थक गए थे, इसीलिए रोहन पास वाले ढाबे से खाना लेकर आता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे तुम्हारी वजह से दोनों घर छोड़कर चले गए और तुमने अपनी बेटी की वजह से ऐसा किया। अरे उसकी बात तुम क्यों मानती हो? क्योंकि वो बिल्कुल सही है। तुम्हारी बेटी तो यहाँ पर आग लगाकर चली गई, अब खुद ही भुगतो। इस तरह रमेश भी शांति से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा और रोहन अपनी ठंडी रसोई भी बना रहे थे और खेत को भी फिर से उपजाऊ करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वहां पर कोनों में नीम शीशम के पेड़ लगा दिए थे और एक तरफ उन्होंने मिट्टी की ठंडी रसोई भी तैयार कर ली थी। अब उसके अंदर नेहा मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन बना लेती है। इन सब में रोहन ने नेहा की बहुत मदद की। ये सब तो हो गया, बट मुझे बंजर खेत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इस वजह से यहाँ गर्मी भी होगी। आप एक काम करो, नर्सरी से कुछ पौधे खरीद कर ले आओ, उससे थोड़ा मौसम भी अच्छा होगा और गर्मी भी कम लगेगी। बस नेहा के इतना कहने की देरी थी, तभी रोहन अपने दोस्त को कॉल करता है। हाँ बिल्कुल, हर तरह का पौधा लेकर आ जा। कम से कम भी 15-20 पौधे होने चाहिए। बस अब बिना कुछ देरी किए रोहन का दोस्त आता है और वहां पर बहुत सारे पौधे टेम्पो में लेकर आता है। सब मिलकर पौधे उतारते हैं और रसोई के चारों तरफ और घर के चारों तरफ लगा देते हैं, जिसकी वजह से काफी हरा भरा हो जाता है। चल दोस्त, मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। उसके बाद रोहन का दोस्त वहां से चला जाता है और ये सब देखकर नेहा काफी खुश होती है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, अब कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ देखने में। तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसीलिए कहते हैं चाहे कोई साथ हो ना हो, लेकिन पति सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। यानी मैं समझूं कि इनडायरेक्ट मेरी तारीफ हो रही है। उसके बाद दोनों हंसते हैं और रोहन ने राशन का सामान भी मंगवा लिया था। इसके बाद आज नेहा अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाती है। वो चूल्हे पर खाना बना रही थी और रोहन भी उसकी मदद कर रहा था। तुमने सही कहा था, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंडक है। मिट्टी और घास और साथ में यहाँ पर खुली हवा, कितना अच्छा लग रहा है। वही तो, इसीलिए तो मैंने इस तरीके से अपनी ठंडी रसोई बनाई है। अब नेहा और रोहन अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाते हैं और साथ मिलकर खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब गांव के लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। जब शांति बाहर जाती है, अरे तूने अपने बहू बेटों को घर से बाहर निकाल दिया, तूने अच्छा नहीं किया शांति। अब इस बात का शांति कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में घर आ जाती है। आज शांति यश के लिए कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखा रही थी। देख बेटा, कौन सी लड़की पसंद है? इस बार मैं अच्छी बहू लाऊंगी, बड़ी बहू की तरह नहीं कि बेटे को ही कब्जे में करके ले गई। माँ, आप लड़की कोई भी लेकर आओ, लेकिन मैं तो उसे यहाँ पर नहीं रखूंगा। मैं तो भैया भाभी के साथ जाकर रहूंगा। लो जी, एक और जोरू का गुलाम हो गया। नहीं माँ, आपने भाभी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उन्होंने कभी आपसे उल्टा नहीं बोला और आपकी हर बात मानी, लेकिन आपने क्या किया? हाँ शांति, हमारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। अभी भी समय है, अपनी आंखें खोल लो। अब सभी के समझाने पर शांति को थोड़ी थोड़ी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एक तरफ नेहा और रोहन दोनों खेत में बहुत मेहनत कर रहे थे और वहीं पर अपनी ठंडी रसोई में रोज खाना खाते। उनकी इतनी मेहनत के बाद अब फसल में काफी बदलाव आता है और मिट्टी उपजाऊ होना शुरू होती है, तो थोड़ी थोड़ी फसल उगना भी शुरू होती है। एक दिन यश और रमेश जब वहां पर उनसे मिलने आते हैं और खेत की अब बंजर मिट्टी की जगह उपजाऊ मिट्टी और हल्की सी फसल भी है, ये देखकर खुश हो जाते हैं। सच में तुम दोनों ने तो साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी कर सकते हैं। हाँ पापा, चलिए हम आपको अपनी ठंडी रसोई दिखाते हैं। अब रमेश और यश नेहा की ठंडी रसोई में बैठकर खाना खाते हैं। अब तो वहां पर रोहन ने कूलर भी लगा लिया था। नेहा सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है और सब खाते हैं। नेहा ने वहां पर चारों तरफ बहुत सारे सब्जी के पौधे लगाए थे। अरे बेटा, एक तो ठंडी रसोई है और साथ में एकदम ताजा खाना खाने को मिल रहा है। बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है खाना आज तो। हमने अपनी उगाई सब्जियां तोड़कर ही सब्जी बनाई है पापा। अब जल्दी हमारे खेत में भी फसल उगेगी। फिर तो हम भी भाभी की ठंडी रसोई में ही बैठकर ताजा खाना खाएंगे। इस तरह सबको नेहा की ठंडी रसोई बहुत अच्छी लगती है। एक तरफ शांति घर में अब अकेले खाना खाती थी, क्योंकि यश और रमेश तो दोनों नेहा की ठंडी रसोई में आकर खाना खाते थे। वहां आसपास जो भी खेत में उनके पड़ोसी काम करने आते तो उन्हें भी वह ठंडी रसोई काफी अच्छी लग रही थी। उनकी पड़ोसन सरला नेहा की ठंडी रसोई में आती है।
बेटा तुम्हारी ठंडी रसोई तो सच में लाजवाब है, यहाँ कितनी ठंडक है। जी आंटी जी, आप बैठिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। हालांकि पहले सरला खाना खाने से मना करती है, लेकिन नेहा की ठंडी रसोई में ठंडा खाना देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और खाना खाती है। मानना पड़ेगा बेटा, बहुत स्वादिष्ट खाना है, मजा आ गया। तेरी ठंडी रसोई में तो रोज खाना खाने का मन करेगा। मुझे भी बताइए, मैं भी ऐसी ठंडी रसोई बनाना चाहूंगी। जी बिल्कुल आंटी जी। एक दिन जब शाम को सब नेहा की ठंडी रसोई में बैठकर खाना खा रहे थे तो शांति छुपकर उन्हें देख रही थी। काश मैंने पहले ऐसा सब नहीं किया होता तो मैं भी आज वहां होती, लेकिन अब किस मुंह से जाऊंगी। शांति वापस जाने लगती है, लेकिन रमेश ने उसे देख लिया था तो वो उसके पास जाता है। रुको शांति। शांति पीछे मुड़ती है। इस तरह उदास होकर वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें सच में वापस आना है तो एक बार बहू के सामने आकर अपनी गलती मान लो, सब ठीक हो जाएगा। रमेश शांति को समझाकर ले जाता है और शांति वहां जाकर सबसे माफी मांगती है। बेटा मुझे माफ कर दो। नहीं मम्मी जी, आप हमसे बड़ी हैं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। शांति नेहा का अच्छा व्यवहार देखकर खुश हो जाती है और सब साथ बैठकर खेत में ठंडी रसोई में खाना खाते हैं। शांति को भी वहां बहुत ठंडा लगता है और खाना भी काफी अच्छा था। नेहा ने पुदीने की चटनी बनाई थी। बेटा तूने हमारे सामने गर्मा गर्म खाना बनाया और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। ये तो सच में शानदार ठंडी रसोई है। अब वहीं गांव के लोग भी ये सब देखकर उनकी तारीफ कर रहे थे। अरे भाई देखो, इन्होंने तो बंजर जमीन को भी अच्छा कर दिया। सच में बहुत अच्छा हुआ। वहीं शीला भी सविता से तारीफ कर रही थी। मानना पड़ेगा, शांति की बहू तो बहुत समझदार निकली। एक तो ठंडी रसोई बनाई और ऊपर से खेत को भी हरा भरा कर दिया। तारीफ सुनकर सविता मुंह बनाकर घर आती है। अरे बहू कुछ खिला दे, भूख लग रही है। इतनी गर्मी में आई हूँ, कुछ ठंडा भी दे दे। सविता की बहू गुस्से में आती है। अगर आपको इतना ही ठंडा खाने का शौक है तो खुद जाकर रसोई में बना लीजिए। इतनी गर्मी में तो वहाँ मुझसे काम नहीं हो रहा। मेरी रसोई में एसी लगा कर दो, मुझे ठंडी रसोई चाहिए। ये सब सुनकर सविता के होश उड़ जाते हैं। कहते हैं ना, जिनके खुद के घर में दिक्कत होती है वही दूसरों के घरों में आग लगाने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सीमा की सास को ये पता चलता है। बेटा तू तैयार है ना अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए? जी माँ। सीमा बाजार जाती है तो उसकी नंद उसे रोकती है। भाभी अब बाहर अकेले क्यों जा रही हैं? माँ आप भी भाभी को किसी बात के लिए नहीं रोकती? इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। रिया सीमा को सबक सिखाने के लिए कई दिन से उसे इरिटेट कर रही थी और आज सीमा को गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है रिया कि तुम्हें यहाँ पर इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी घर है। बिल्कुल सही कहा बहू तूने। आज मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है, लेकिन यही जब तू अपनी भाभी के साथ कर रही थी तब तूने क्यों नहीं सोचा? तुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी भी समय है, गलती मान ले। सीमा के पास कोई जवाब नहीं था। अब सीमा को भी एहसास होता है और फिर वो अपने मायके जाती है तो उसे पता चलता है कि सब खेत में है। लेकिन वो बंजर खेत को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ की मिट्टी का रंग बदल गया और फसल भी उगना शुरू हो गई। मम्मी भाभी मुझे आप दोनों माफ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिर्फ अपने मायके में अपना पुराना दबदबा बनाए रखने के लिए मैंने ऐसा किया। अच्छा है कि तुझे अब अपनी गलती का एहसास है। चल अब अंदर चलते हैं, तुझे तेरी भाभी की ठंडी रसोई दिखाते हैं। अब रात को सब वहाँ साथ बैठकर ठंडी रसोई में खाना खाते हैं और ये तो सच में बहुत ही शानदार और अच्छी है। यहाँ ना तो बिल्कुल गर्मी लग रही है और यहाँ खाना खाने में कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी ऐसी ठंडी रसोई चाहिए। कोई बात नहीं दीदी, आपके लिए भी ऐसी ठंडी रसोई बना देंगे। इस तरह सब ठीक हो जाता है और सब साथ बैठकर अपनी ठंडी रसोई में खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं।